So hello everyone, welcome to True IS and PCS. Let's continue our discussion of Environment and Ecology PMFIS की बुक से और हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एज इफेक्ट. ठीक है, या जिसको हम लोग एज स्पीशीज़ भी बोलते हैं. एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना. एज इफेक्ट रेफर्स टू चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी. जब पॉपुलेशन, स्पीशीज़ की पॉपुलेशन या स्पीशीज़ की कम्युनिटी के अंदर जब चेंजेस आते हैं किसी भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर, किस लेवल पे आते हैं? बाउंड्री लेवल पे. कौन सी बाउंड्री, किसकी बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पर? दो हैबिटेट्स की बाउंड्री, यानी कि इकोटोन के अंदर. कुल मिलाकर अब आप ऐसा याद रख लो उसको शॉर्ट में, इकोटोन वो होता है, वो जगह होती है, सॉरी एज इफेक्ट वो जगह होती है जहां पर इकोटोन के अंदर चेंजेस आते हैं. इकोटोन क्या था? दो हैबिटेट्स के बीच की बाउंड्री. लेकिन इकोटोन में कहाँ चेंजेस आते हैं, किस चीज़ में चेंजेस आते हैं? इकोटोन में रहने वाली पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं. तब हम उसको कहते हैं एज इफेक्ट. यानी कि एज देख रहे हो ना, मतलब एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ एज पे कब होती है? जब वो बाउंड्री पे होती है. तो एज इफेक्ट रेफर टू जब कुछ परिवर्तन आते हैं पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, जब दो हैबिटेट्स की जो बाउंड्री होती है वहां पर, यानी कि एक है हैबिटेट 1 और एक है हैबिटेट 2. यहां पर कुछ अलग स्पीशीज रह रही है ABC, यहां पर है XYZ, क्योंकि दो अलग अलग घर हैं सबके. अब सेम घर की व्यवस्था, एक बात बताना शैली, सेम रूटीन दिनचर्या जो आपके घर पे होता होगा, क्या वो मेरे घर पे होता होगा? मयूर, लंच ब्रेकफास्ट डिनर क्या जो आपके घर पे होता होगा वो क्या मेरे घर पे गारंटी है कि बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? ऐसा तो कुछ नहीं, सबके घर का अलग अलग माहौल है. ऐसी स्पीशीज़ के घर का अलग अलग माहौल है. लेकिन ये जो एक ये बाउंड्री है ना, काइंड ऑफ, यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं कि भैया इस दहलीज के बाद ये वाली दहलीज बदल जाएगी. यानी कि आप ऐसा मान लो, ये आपके पड़ोसी हैं जो आपकी बालकनी से ही आपको देखते हैं. अब उनके घर पे अगर कुछ बना है तो ज़रूरी थोड़ी ना अगर आपके घर पे बनेगा. आपने यहाँ से उनको, आज आपके घर पे छोले बने आपने वो दिए, और आपके घर पे राजमा बने आपने राजमा दे दिए उनको. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा फूड के अंदर, दोनों घरों के फूड के अंदर? ऐसे ही जब पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर बाउंड्री पे चेंज आते हैं, दो घर की लक्ष्मण रेखा पर, दहलीज पर, तब हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर एज इफेक्ट. और समझते हैं इसको, और जानो इसकी डेफिनेशन. कभी कभार क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी. नंबर ऑफ स्पीशीज आप समझ गए, ये तो गिनती वाली बात हो रही है. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी का ये मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर जगह पर कितनी स्पीशीज रह रही हैं, कितनी भसड़ है वहाँ पर स्पीशीज की. तो कभी कभार क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज या फिर कुछ स्पीशीज की पॉपुलेशन डेंसिटी इकोटोन के अंदर ना, इकोटोन के अंदर कभी कभार वो पूरी कम्युनिटी से ज़्यादा होती है. इसको हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट. क्यों? याद है मैंने बताया था, बॉर्डर पे ये वाली स्पीशीज़ भी आ जाएगी और ये वाली स्पीशीज़ भी कभी कभार आ जाती है. हॉर्स का एग्जांपल याद है? या फिर इसका ये वाला, ये आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये यहाँ से भी आ रहे हैं, इस तरफ से भी आ रहे हैं. रीजन A से भी माइग्रेट कर रहे हैं, रीजन B से भी माइग्रेट कर रहे हैं. इसलिए आपको इस जगह पर, इस इकोटोन वाली जगह पर जो कि बाउंड्री है, हैबिटेट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरीली या फिर बहुत ज़्यादा तादाद में इस जोन में जो मिलते हैं आपको, उनको आप कहते हो एज स्पीशीज. कौन से जोन में? बस आप इतना याद रखना, दो हैबिटेट की बाउंड्री के संगम पर. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर क्या होता है, एज इफेक्ट कौन सी स्पीशीज से आप समझ सकते हो? एज इफेक्ट आप समझ सकते हो चिड़िया से, अलग अलग प्रकार की चिड़िया. ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, हैबिटेट A में भी है, हैबिटेट B में भी है, उनकी बाउंड्री पे लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिल रही है. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ चिड़िया और एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स की डेंसिटी, वो इकोटोन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट. ये वाली चीज़ आप समझ गए होगे. ये तीनों के तीनों जो कंसेप्ट हैं, इकोक्लाइन, इकोटोन और एज इफेक्ट, काइंड ऑफ सिमिलर से कंसेप्ट हैं. ये वही चीज़ की बात कर रहा है ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कि डियर जो है वो जंगल में भी है, ग्रास, और वो ग्रासलैंड में भी है. लेकिन जहाँ पर ये उसकी बाउंड्री है, ये वाली, एक ये वाली बाउंड्री
और एक ये वाली बाउंड्री। तो काइंड ऑफ मतलब ये जो मैंने मार्क करा है पोर्शन, ये वाला जो उसका दोनों के हैबिटेट की ये जो संगम वाली लाइन है, यहाँ पर आपको एज कम्पेयर टू डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ पर डियर आपको ज़्यादा मिलेंगे बीच वाले रीजन के अंदर। यही वो आपको बोल रहा है, जो स्पीशीज़ यहाँ पर मिलते हैं ना, दो हैबिटेट अलग अलग में रह रहे हैं स्पीशीज़, लेकिन एक उनकी कॉमन बाउंड्री होती है जो कि काफ़ी किलोमीटर्स और काफ़ी ज़्यादा बड़े रीजन तक फैली होती है, उसको कहते हैं एज इफेक्ट। उसमें मिलने वाले स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं एज स्पीशीज़। जैसे एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जितनी जंगलों में चिड़ियाँ नहीं मिलती हैं, जितनी रेगिस्तान में नहीं मिलती हैं, इनके बीच का जो संगम वाला पीरियड है जिसको इकोटोन हमने नाम दिया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वहां पर आपको ज़्यादा चिड़िया देखने को मिल जाएगी। मयूर आप ये कह रहे हो कि इस वाली लाइन में आपको डाउट है कि ग्रेटर देन ईदर कम्युनिटी वाली, ठीक है, ध्यान से समझो इसको। बर्ड्स का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। कभी कभार वो कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना कुछ कुछ स्पीशीज की इकोटोन के अंदर, इट इज मच ग्रेटर देन ईदर कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी से ज़्यादा जो अपनी कम्युनिटी के साथ स्पीशीज रहती हैं उससे ज़्यादा कभी कभार आपको इकोटोन में देखने को मिल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट। चलो डायग्राम से समझाता हूं। ये ग्रासलैंड है, आप यहां पर देख पा रहे होगे, ये ग्रासलैंड है। ये यहां पर क्या आपको बर्ड्स मिलेंगी? कुछ बर्ड्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? पॉसिबिलिटी है कि मिलेंगी। ये जंगल है, घना जंगल है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम है ये भी। यहां बर्ड्स मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, डबल एस के साथ बोलता हूं, पक्का मिलेंगी। अब ध्यान से समझना, आपको पता है ये है एक इकोसिस्टम 1 और ये है अलग एक इकोसिस्टम 2। जब इनके बीच का बाउंड्री या बॉर्डर रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटोन। इसको हम बोलते हैं इकोटोन। आप यहां पर खुद ही देख लो, वैसे तो डायग्राम में ऐसा बना रखा है। चिड़ियों की आबादी यहां पर ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो यहां से भी चली आई है और वो यहां से भी चली आई है। वो ये कह रहा है कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज अपने नेचुरल इकोसिस्टम को छोड़कर और दूसरे इकोसिस्टम में पूरी तरीके से जाने से पहले जो बॉर्डर होता है ना, उसमें ज़्यादा ऐसी कंडीशंस होती है कि इनको यहाँ रहना ज़्यादा पसंद होता है बॉर्डर पर। अब आओ इस लाइन पर। कभी कभार नंबर ऑफ स्पीशीज या उनकी जो भसड़ होती है, जनसंख्या जो एक पर्टिकुलर एरिया में वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो ना इकोटोन में ज़्यादा होती है देन देयर एंटायर कम्युनिटी, जहाँ पर वो नेचुरली फाउंड होती हैं। जैसे नेचुरली कहाँ फाउंड हो रही थी? या तो ग्रासलैंड में या जंगल में, लेकिन वो फिर भी इकोटोन में ज़्यादा मिली। इकोटोन में मिलने की वजह से इसको कहेंगे एज इफेक्ट। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि बेवकूफ़ बना रहा है उसके नाम पर। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस नाम एक अलग दे रहा है उसको कि वही। हाँ, बस वो उसने पहले ही कहा था ना कि इकोटोन के अंदर ज़्यादातर जो स्पीशीज़ मिलती है, जैसे आप यहीं पर देखो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक ऐसी कंडीशंस यहाँ पर होती हैं जो कि एडजेसेंट इकोसिस्टम से आ जाती हैं। स्पीशीज़ यहाँ पर रहना क्यों पसंद करते हैं? ये इकोसिस्टम 1 की भी कंडीशंस कैरी करता है, इकोसिस्टम 2 की भी कंडीशंस कैरी करता है। याद रखना हम लोग इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाली लाइन देखो और नीचे वाली लाइन से इसको कंपेयर करना मयूर। यूजली number and population density of the species of an outgoing community decreases as we go away from the community or species. well developed ecotone के अंदर कभी कभार ऐसे organisms होते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे organisms होते हैं which are entirely different from that of the adjoining community. बहुत ज़्यादा वहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर वाइड रेंजिंग स्पीशीज होती है अपने एडजेसेंट इकोसिस्टम से, क्योंकि बात वही है। एडजेसेंट मतलब क्या? इस तरफ इकोसिस्टम 1, इस तरफ इकोसिस्टम 2, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती है। अब इसी को ना, इसको यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी चाहिए थी, एक लाइन लिखनी चाहिए थी। इसी लाइन को नीचे कंटिन्यू करके क्या बोल रहा है? दिस इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट। और जो ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम
1 में ना मिलकर, 2 में ना मिलकर, इस रीजन में जहां पर इसका भी प्रेजेंस है, इसकी कंडीशंस भी है, इसकी कंडीशन भी है, जो इस रीजन में मिल रही हैं स्पीशीज, इसको ऐसा मान लो, ये यहां पर इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2, इसकी भी कंडीशन अवेलेबल है, इसकी भी कंडीशन अवेलेबल है। उन स्पीशीज को ना पूरी तरीके से रेगिस्तान में रहना है, ना पूरी तरीके से जंगल में रहना है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो ग्रासलैंड में रहना चाहते हैं, वो ग्रासलैंड में रहना चाहते हैं वो स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा इकोटोन। ग्रासलैंड हमारे लिए बनेगा इकोटोन। ग्रासलैंड का इकोटोन बनना और स्पीशीज डेजर्ट में उतनी नहीं होना, जंगलों में नहीं, उतनी नहीं होना जितनी ग्रासलैंड में है, इसको हम लोग कह रहे हैं, बार बार एक नाम दे रहे हैं, ये एक मिनट ना, इसको हम लोग बार बार एक नाम दे रहे हैं, एज इफेक्ट। अब जो स्पीशीज अपने इकोसिस्टम 1 को छोड़ के चली आई हैं, 2 को छोड़ के चली आई हैं और इकोटोन में ज्यादा रह रही हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं एज स्पीशीज। मैं कहता रहा हूँ घुमा फिरा के वही बात है, बस इंग्लिश कंफ्यूजन वाली बात है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं है। उसको ऊपर ये वाली चीज बोल देनी चाहिए थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लाइमेटिक कंडीशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से ऐसा होता है, और सूटेबिलिटी, उनको वहाँ पर ये चीज़ की ज़्यादा सहूलियत मिलती है कि उनको ना वहाँ पर ज़्यादा गर्मी चाहिए उन स्पीशीज़ को, ना ज़्यादा बरसात चाहिए जंगलों वाली। ग्रासलैंड के अंदर मतलब काइंड ऑफ मतलब उनका पत्तों पौधे तिनके वाला काम भी हो जाता है, और बारिश भी इतनी नहीं होती, और पूरी तरीके से रेगिस्तान वाली गर्मी भी नहीं है। ये स्पीशीज़ अब ऐसा क्यों करते हैं कि अपने नेचुरल उसको छोड़ कर ये यहाँ पर जाके अडेप्ट हो गए? ये ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज इसका सिंपल सा रीज़न है, वो वहाँ पर रहे, बड़ी सारी जनरेशन्स रहीं, स्पीशीज़ की स्पीशीज़ रहती रही, वो वहाँ पर इवॉल्व हो गए, और उनकी उस जगह की एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस उनकी बॉडी को सूट कर गई, ख़त्म बात। अब हमसे कोई कहे कि तुम क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया में क्यों रहते हो, तुम पहाड़ों पे जाकर क्यों नहीं पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते? भैया ठीक है, दिल्ली की गर्मी भी बर्दाश्त हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिल्ली छोड़ने ये थोड़ी ना मतलब कि दिल्ली में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और पसीना आ रहा है तो मैं हिमाचल प्रदेश जाकर शिफ्ट हो जाऊँ? क्यों हो जाऊँ भाई, नहीं रहना मुझे। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो शंका रह गई होगी ना कि इसे याद कैसे करें। देखो, बाउंड्री पर यानी कि इकोटोन पर जब चेंजेस आते हैं, आपने देखा स्पीशीज के टर्म्स में, तो आप उसको इकोटोन के अंदर जो स्पीशीज आपको मिल रही हैं, आप उसको कह रहे हो एज इफेक्ट का इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, और वहां पर जो स्पीशीज मिल रही है आप उनको कह रहे हो एज स्पीशीज। यहाँ पर तो बाउंड्री क्रिस्टल क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है ना। यहाँ पर बाउंड्री के शार्प बाउंड्री के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं दो हैबिटेट में, है ना। बस ऐसा याद कर दो, इकोक्लाइन एक ना ऐसा जोन होता है जहां पर ग्रेजुअल धीरे धीरे करके लेकिन कॉन्टिन्यूस चेंज आते जा रहे हैं एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, और यहाँ पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। बस ये फर्क है इधर और इधर में, ये मीनिंग में मतलब अंडरस्टैंडिंग में बस ये फर्क है। बस नो शार्प बाउंड्री, बट यहाँ पर दिस मतलब यहाँ पर बाउंड्री अवेलेबल है। यहाँ पर किसकी बाउंड्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्पीशीज कॉम्पोजिशन की कोई बाउंड्री नहीं होती है कि इसके बाद स्पीशीज बदल जाएंगी। जी नहीं, दोनों जगह मिलती है बात को। बस ये चीज़ है दोनों सेम चीज़। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इकोटोन, इकोक्लाइन और ये एज इफेक्ट, ये ट्रिपलेट्स बच्चे हैं एक माँ के, बस और कुछ नहीं है। इसको भी चाहो तो आप आराम से इत्मीनान करके इसके बीच में कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश मत करो। बस मैं एक बात बता रहा था मैं आपको, बस आप पढ़ो इसको इंडिविजुअली मतलब वो करके, तो आप कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से फाउंड करोगे उसके बीच में। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं, बायोस्फीयर। जब मैं बता चुका हूँ वैसे भी इसका इंट्रोडक्शन में, लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर और एयर, एटमॉस्फेयर, जब इन तीनों का संगम होता है तो ये कुछ हैबिटेबल कंडीशंस बनाती हैं ताकि जो लिविंग बींग्स हैं यहाँ पर रह सकें आराम से और अपने आप को ज़िंदा रख सकें, जिसको हम लोग बोलते हैं तीनों के संगम से जो बनता है, दिस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। यहाँ पर आप देखो, लिथोस्फीयर लैंड, एटमॉस्फेयर एयर और वाटर। यहाँ पर जब इनका कनेक्शन होगा ना, जैसे ये है एयर, ये है वाटर और ये है लैंड, तो इसके बीच में जो कनेक्शन होगा ये वाला, दिस विल बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर। बस हम लोग कहाँ रहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो बायोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है अर्थ का
बायोलॉजिकल कंपोनेंट मतलब हमेशा वो कंपोनेंट जो कि किसी ज़िंदगी को सपोर्ट करे, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स फर्दर हैं, ज़मीन का टुकड़ा, पानी और हवा। बायोस्फीयर के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि उनके द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं। यानी कि किसी अगर लिविंग बीइंग, किसी कुत्ते की, बिल्ली की, इंसान की मृत्यु हो जाए तो वो ऑर्गेनिक मैटर अभी तक था लेकिन अब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर अब कोई और चीज़ फीड करेगी, है ना। तो ये है बायोस्फीयर का पार्ट। बायोस्फीयर ना एक्सट्रीम्स में एब्सेंट होता है अर्थ के कोनों पे। अब देखो तुम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे एब्सेंट होता है, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस पे एब्सेंट होता है, और ओशन की बिल्कुल गहराइयों में जाकर, जिसको हम लोग कहते हैं सी फ्लोर या फिर ओशन फ्लोर, यहाँ पर भी एब्सेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस जीने के लिए वैसी नहीं होती हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम्स में पहुँच गया होते हैं सारी चीज़ें, और ये कंडीशंस होस्टाइल होती हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती। ज़िंदगी को सपोर्ट करना एक प्राइमरी फीचर है बायोस्फीयर को रिकॉग्नाइज करने से रिलेटेड। यानी कि अगर आपको बायोस्फीयर रिकॉग्नाइज करना है तो वहाँ पर 2 चीज़ याद रखना, एक तो लिविंग बीइंग्स होने चाहिए प्लस ज़िंदगी होनी चाहिए। फिर बाद में भले ही चाहे वो मर जाएं, वो अभी तक ऑर्गेनिक मैटर थे तो कोई बात नहीं, उनके आगे बस नाम डेड ऑर्गेनिक मैटर लग जाएगा क्योंकि उनकी डेड बॉडीज होगी बस, लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए कि अभी तक वो जी रहे थे और उनके अंदर जान थी, बस इजी। ओकेजनली जो फंगाई और जो बैक्टीरिया के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो छेद होते हैं, ठीक है, मतलब इसके कुछ आप ऐसा भी मान लो कि इनके जो ट्रेसेस होते हैं, ये आपको ना, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। फंगाई और बैक्टीरिया का जीना मतलब एक पर्टिकुलर रेंज पर, ये आपको 8000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं मिल सकता। 8000 भी ज़्यादा ही लिखा हुआ है यहाँ पर वैसे, पता है, लेकिन ये मेटाबॉलिटिकली इनएक्टिव होते हैं, तो इसलिए आप इसको कहते हो कि इनकी ना डोरमेंट जिंदगी है। जैसे आप कभी भी ऐसा इमेजिन कर सकते हो, बर्फ पे आपने देखी कि फंगस जम रही है, कभी भी ऐसा आप मान लो, बर्फ पे कभी देखी फंगस जम रही है। आप लोग 10-15 दिन के लिए कहीं गए हुए थे, फ्रिज में कोई सब्जी रखी थी, उस पर फंगस लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर फ्रीजर के अंदर जो बर्फ के आइस क्यूब्स रखे हुए ट्रे के अंदर, उसके अंदर जाता है? बताओ बताओ, नीचे फ्रिज में, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर ये वाले ऑर्गेनिजम्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और इस फैक्ट को मैं और अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, जस्ट वेट फॉर 9th क्लास की जो बायो की, मतलब जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर जो बायो का जो पोर्शन है, उससे मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा इस वाले पॉइंट को कि बैक्टीरिया और फंगाई का फंडा होता क्या है, ठीक है। ये वो कह रहा है आपसे पहले, ये आपको नहीं मिलते हैं 8000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर या उसके बियॉन्ड। ये मेटाबॉलिटिकली इनएक्टिव होते हैं और इनकी जो ज़िंदगी होती है, यानी कि और मतलब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना ये, दे लीड अ डोरमेंट लाइफ। जितनी ज़्यादा अगर इनके लिए कंडीशंस इनहेबिटेबल बन जाएंगी तो ये उतनी ज़्यादा मरी मरी ज़िंदगी जिएंगे, काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना जिंदा लाश की तरह, सिर्फ सांसें चल रही हैं, ऐसा। अब मैंने आपको ये बताया कि वैसे तो ये वाला जो यहाँ पर फैट लिखा हुआ है, ये ज़्यादा ही इसने नंबर बोल दिया है ना कि 8000। अब लेकिन आपको पता ना, मैंने एक आपको थंब रूल बताया था, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट या साइंस के अंदर कोई भी चीज़ 100% गारंटी के साथ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ध्यान से सुनना, अब इस लाइन को ओरिजिनली पढ़वाता हूँ। ओकेजनली आपको फंगाई और बैक्टीरिया कभी कभार इक्का दुक्का, मतलब आप ऐसा मान लो कि 0.5% आपको देखने को मिल सकते हैं हिमालय पे। 8000 मीटर के ऊपर हिमालय जैसे पहाड़ों पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उतनी हाइट पे आपको कुछ ट्रेसेस, उसके कुछ ट्रेसेस, मतलब जितने आपको, मतलब मान लो कि ज़मीन पर आपको 100% चांसेस हैं, तो वहाँ पर आपको 0.5% वहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अब मुझे बताना, अगर आपके फ्रीज़र में, जैसे किसी के जैसे फ्रिज ख़राब हो जाती है, पुराने ज़माने की फ्रिज आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर आपने देखा है कि पहाड़ों जैसी बर्फ़ जम जाती है जिसको नखूनों से, हाथ से खोद कर निकाल सकते हैं हम लोग फ्रीजर से। कभी किसी ने ऐसा फ्रिज एक्सपीरियंस करा है? ऊपर नीचे हर जगह जम जाती है, मतलब वो या तो जमी हुई या तो वो खुरदुरी सी बर्फ़, जैसे कोई चुस्की वाला बना रहा, उसके जैसे गोला वाला जो होता है ना, ऐसी जम जाती है हर तरफ। आप मुझे एक बात बताओ, वो फ्रीजर सालों साल ऐसा रहता है, 1-1 साल तक, 2-2 साल तक ऐसे ही रखते हैं कि फ्रिज कौन चेंज करे, अभी कौन ले,
क्या उसमें कभी फंगस लगती है? क्या वहां पर कभी बदबू आती है फ्रीजर के कोन में उस ऊपर में जब ऐसी बर्फ जमी होती है? बताओ, नहीं आती ना। वहां पर पता है बैक्टीरिया फंगाई प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो ना मेटाबॉलिटिकली इनएक्टिव होंगे, उनकी जान, उनका शरीर इतना काम ही नहीं करेगा, उनके फंक्शंस इतने ऑर्गन्स के वो ना बदबू फैला सकें, या फिर उसमें रखी हुई पानी की बोतल को या फिर बर्फ के आइस क्यूब्स अगर कोई खा ले तो वो बीमार कर सके, इतनी उनमें जान ही नहीं है, क्योंकि वो मेटाबॉलिटिकली इनएक्टिव है। क्यों है? जितनी कंडीशंस उनको पनपने के लिए, जीने के लिए चाहिए वो नहीं जिए, मतलब वो मिल नहीं रही है वहां पर फ्रीजर में और ऐसे एनवायरमेंट में, इसलिए दे आर लीडिंग अ डोरमेंट लाइफ। शरीर जीवित है लेकिन किसी काम का नहीं है, सिर्फ सांसें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशंस जितनी जीने के लिए चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि फंगाई बैक्टीरिया को जो हीटिंग एटमॉस्फेयर या हल्का हल्का पानी, नमी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शरीर पे भी कभी कभार फंगस लग जाती है, डॉक्टर क्या बोलता है, इसको सूखा रखो, पाउडर लगाओ इसके ऊपर, गीला मत होने देना वरना और खारिश होगी और फंगस फैलेगी, है ना। या क्या कहते हैं, मतलब आपको, मतलब ये डेटॉल जो होता है वो क्या काम करता है? फंगस को मारने का काम करता है, खुजली नहीं होती शरीर में ये। लेकिन अगर इनको ऐसी कंडीशन मिल जाए जो एक्सट्रीम में हो, ये वहाँ पर प्रेजेंट तो रहेंगे लेकिन मेटाबॉलिटिकली इनएक्टिव रहेंगे, वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ नहीं होगी। जैसे सिंपल सा इसका रीज़न है, गर्मियों में हमें खारिश होती है, डेटॉल का ऐड आता है, डेटॉल साबुन का ऐड आता है हमारे पास, क्योंकि पसीना निकलता है तो बॉडी पे फंगस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या बैक्टीरिया वगैरह। सर्दियों में इतना ज़्यादा शरीर कोई नहीं खुजलाता, गमोरियाँ नहीं होती वहाँ पर। क्यों? क्योंकि बात तो वही है कि यहाँ पर पसीने की वजह से ये दोनों जो गर्मियों में पनप पा रहे थे शरीर के ऊपर, अब वो सर्दियों में इनको, क्योंकि वो कंडीशन नहीं मिल रही है, बॉडी पे प्रेजेंट तो होंगे इक्का दुक्का, लेकिन उतने नहीं होंगे जितने गर्मियों में होते थे, क्योंकि मेटाबॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए हैं सर्दी आने की वजह से। तो डोरमेंट जिंदगी बताते हैं। दे दिया मैंने रियल लाइफ बॉडी से रिलेटेड एग्जांपल।